मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, आज हम प्लेटो के साम्यवाद के बारे में जानेंगे कि प्लेटो का साम्यवाद क्या है और किन किन पर यह व्यवस्था लागू होती है। प्लेटो की जो साम्यवाद की व्यवस्था है वो नवीन और मौलिक नहीं है। उसके जो दृष्टिकोण है, बिंदु है, वो हमें पहले भी दिखाई देते हैं। जैसे स्पार्टा में स्त्रियों को राज्य के हित की दृष्टि से ले लिया जाता था और वहाँ पर ही छोटे बच्चों को 7 वर्ष के बाद में राज्य को सौंप दिया जाता था ताकि वे राज्य के हित में काम कर सके और उनके भरण पोषण का, पालन पोषण का संपूर्ण कार्य राज्य के द्वारा किया जाता था। मित्र की संपत्ति सबकी संपत्ति मानी जाती थी। स्पार्टा में व्यक्तिगत संपत्ति की प्रथा थी, पर स्पार्टा के नागरिकों की उपज का एक भाग सामूहिक भोजनालयों में दिया जाता था, जिसका प्रयोग समाज के हित में किया जाता था। कीटनाशक नामक नगर में राज्य में सरकारी खेती की व्यवस्था थी। इस प्रकार हम देखें तो कह सकते हैं कि प्लेटो की जो साम्यवाद की व्यवस्था है उस वक्त नगर राज्यों में व्याप्त थी। पाइथागोरस का मत है कि निजी मित्रों की संपत्ति पर सबका समान अधिकार होगा, वह किसी की व्यक्तिगत नहीं होगी। प्लेटो का साम्यवाद 2 प्रकार का साम्यवाद है, एक संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा परिवार का साम्यवाद। प्लेटो अपने साम्यवाद की जो व्यवस्था है उसको 2 ही वर्गों के लिए संरक्षित करता है और वो 2 वर्ग हैं। सामान्य वर्ग केवल, साम्यवाद केवल संरक्षक वर्ग के लिए है। तीसरे जो वर्ग है उसकी वह उपेक्षा करता है और संरक्षक वर्ग में 2 वर्ग आते हैं, सैनिक और शासक वर्ग। प्लेटो राज्य के हितों के लिए शासक वर्ग को अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए साम्यवाद की व्यवस्था का पालन करता है। वह कहता है कि व्यक्ति अपने निजी स्वार्थों से परे हटकर, अपनी लोभ से परे हटकर जो शासन के लिए कार्य करेगा, समाज के लिए कार्य करेगा, इसलिए यह साम्यवादी व्यवस्था संरक्षक वर्ग पर लागू होती है। प्लेटो के अनुसार सैनिकों तथा शासकों को राज्य के हित की दृष्टि से व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार से दूर रखा जाना चाहिए। उनके पास में ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंचन और कामिनी के मोह में फंसकर वे लोग स्वार्थी बन सकते हैं, धन लोलुपता बन सकते हैं और पारिवारिक कार्यों में आसक्त होकर निष्पक्ष भाव से शासन का कार्य नहीं कर पाएंगे। प्लेटो की संपत्ति का जो साम्यवाद है वो है कि यह प्लेटो का संरक्षक वर्ग पर लागू होता है, जो राज्य के तीसरे वर्ग उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होता है। प्लेटो कहता है कि संपत्ति रखने का अधिकार संरक्षक वर्ग को नहीं होगा, उनका परिवार भी नहीं होगा और संपत्ति से वंचित उन्हें इसलिए किया जाता है ताकि वे लोग संपत्ति से परे हटकर अपने कार्यों को अच्छे प्रकार से निष्पादित कर पाएं, राज्य के हित के लिए, लोक कल्याण के लिए कार्य कर पाएं। नियंत्रण करता है, सरकार व्यापार, व्यवसाय तथा उद्योग धंधों पर कठोर नियंत्रण रखेगी और उत्पादक वर्ग इन सब चीजों से परे रहेगा। प्लेटो के अनुसार राज्य को न केवल संपत्ति से अत्यधिक बाहुल्य एवं अत्यधिक न्यूनता ही नियंत्रित करना है, बल्कि यह देखना कि संपत्ति उचित साधनों से अर्जित की गई है अथवा नहीं की गई है, ये भी एक बात है। प्लेटो की साम्यवाद की, संपत्ति के साम्यवाद की कुछ व्यवस्थाएं हैं। जैसे साम्यवाद सभी नागरिकों के लिए नहीं है, केवल शासक और सैनिक वर्ग के लिए है, समाज कल्याण के लिए है। इसका उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक नहीं है। यह साम्यवाद भोग का नहीं बल्कि त्याग का साम्यवाद है। ये कंचन और कामिनी के मोह को छोड़कर समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है। प्लेटो के साम्यवाद के पक्ष में कुछ तर्क दिए जाते हैं कि दार्शनिकता, मनोवैज्ञानिक और नैतिकता के आधार पर यह श्रेष्ठ है। और क्योंकि प्लेटो सेबाइन के शब्दों में कह सकते हैं कि प्लेटो का साम्यवाद मुख्यतः राजनीतिक उद्देश्य के लिए हुआ है। साम्यवाद की स्थापना में प्लेटो ने अनेक राजनीतिक समस्याओं का समुचित समाधान ढूंढने का प्रयास किया है। प्लेटो के साम्यवाद की इतनी बड़ाई होने के बाद, या अच्छाई जानने के बाद, कुछ विचारक ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि प्लेटो का साम्यवाद पूर्णतः साम्यवाद नहीं है, बल्कि वह अर्ध साम्यवाद है, क्योंकि वह केवल मात्र 2 वर्गों पर लागू होता है। प्लेटो का साम्यवाद अव्यवहारिक और नकारात्मक भी है, क्योंकि राज्य की समस्त जनता के भौतिक कल्याण की बात वह नहीं करता है और उन 2 वर्गों को इस चीज से वंचित कर देता है। तथा संपत्ति की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास वही व्यक्ति कर सकता है जो संपत्ति के बारे में जानता है, संपत्ति का भोग कैसे किया जाता है, उसका उपयोग कैसे किया जाता है।
इसके अलावा शासक और सैनिक जो संरक्षक वर्ग में आता है वो ये मानता है कि मानव प्रकृति के साम्यवाद विरुद्ध है, क्योंकि हर व्यक्ति का एक मन होता है कि वह संपत्ति का अर्जन करे और अपने पीछे अपने परिवारजनों के लिए संपत्ति को छोड़ करके जाएगा। इसके बाद में उसका जो दूसरा साम्यवाद है वो है परिवार तथा स्त्रियों का साम्यवाद। संरक्षक वर्ग को इस साम्यवाद से भी अलग रखा गया है। प्लेटो विश्व के उन कतिपय दार्शनिकों में से एक है जो राजनीतिक जीवन में स्त्रियों को समुचित स्थान दिलवाना चाहता है। वह कहता है कि स्त्रियों का स्थान केवल मात्र घर की चार दीवारी में नहीं है, वो भोग की वस्तु नहीं है, बल्कि वो शासन का संचालन कर सकती हैं, अपनी क्षमताओं का प्रयोग कर सकती हैं और पुरुष से कंधा मिलाकर काम कर सकती हैं। उसने साम्यवाद के इसी रूप को ध्यान में रखते हुए स्त्रियों को घर की चार दीवारों से बाहर निकालकर राजनीतिक और सामाजिक जीवन में प्रवेश करने के लिए कहा है। वो चाहता है कि स्त्रियां भी उसी प्रकार से समाज में काम करें जैसे कि एक पुरुष काम करता है। उसका दृष्टिकोण अलग है, ये बात अलग है, लेकिन उसके सोचने का दृष्टिकोण सही है कि वह स्त्रियों को समान अधिकार दिलवाने का प्रयास करता है। प्लेटो की मान्यता है कि परिवार एवं निजी संपत्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और परिवार वह संस्था है जो व्यक्ति को संपत्ति अर्जन करने के लिए बाध्य करती है। पत्नी, बच्चे, परिवार, प्रियजन, संबंधी ये व्यक्ति को बाध्य करते हैं कि वह संपत्ति के लालच की तरफ बढ़े और उसके लिए काम करे। इसीलिए वो कहता है कि संपत्ति से और परिवार से व्यक्ति दूर रहे। राज के विवेक एवं उत्साह का प्रतिनिधित्व करने वाले संरक्षक वर्ग को वह परिवार को भी वंचित कर देता है। प्लेटो का जो परिवार का साम्यवाद है वो संरक्षक वर्ग को पारिवारिक मोह से मुक्त करने के लिए है, ताकि वह इन सब चीजों से दूर रहकर केवल मात्र समाज के कल्याण के लिए कार्य कर सके, शासन का संचालन संपूर्ण निष्ठा के साथ कर सके। राज्य में एकता स्थापित करने के लिए भी वह इस प्रकार की भावना का निर्माण करना चाहता है, क्योंकि संपत्ति और परिवार तेरे मेरे की भावना को अर्जन करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा वह महिलाओं की मुक्ति तथा समान अधिकार को प्रेरित करने के लिए भी संपत्ति के साम्यवाद को परिवार के साम्यवाद को लेकर के आता है। प्लेटो के शब्दों में परिवार एक ऐसे स्थान है जहां मनुष्य की प्रतिभा का हनन होता है तथा पत्नी की मानसिक शक्ति को चौके और चूल्हे में बर्बाद कर दिया जाता है। प्लेटो चाहता है कि इन सब चीजों से अलग रहकर स्वतंत्र जीवन व्यापित करके वह समाज के हित के लिए कार्य कर सके। प्रोफेसर काशमैन के शब्दों में उसके शासक वर्ग को ऐसी स्त्रियों की आवश्यकता थी जो अपने पुरुषों के समान हो और उन गुणों का विकास कर सके। श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए भी वह चाहता है कि राज्य में इस प्रकार की व्यवस्था हो कि श्रेष्ठ नस्ल की उत्पत्ति हो सके। विवाह संबंध में भी वह सुधार करना चाहता है। वह चाहता है इसको अलग तरीके से व्यवस्थित करना। पत्नियों का साम्यवाद या राज्य परिवार की श्रेष्ठता और रूपरेखा के बारे में प्लेटो कहता है कि केवल मात्र संतान की प्राप्ति के लिए ही उनका कार्य किया जाना चाहिए। शासक वर्ग के स्त्री पुरुषों के वैवाहिक संबंध के सामूहिक आधार पर वह उसका दृष्टिकोण को उद्देशित करता है। स्त्री एवं पुरुषों के प्रजनन की श्रेष्ठ आयु के बारे में वह कहता है कि स्त्रियां 20 से 40 वर्ष और पुरुष से 25 से 55 वर्ष की आयु में श्रेष्ठ होते हैं। प्लेटो के अनुसार पुरुष वर बनने के बाद में वह अपना कार्य कर सकता है। प्लेटो की साम्यवादी योजना अनैतिक, अप्राकृतिक, अस्वाभाविक और हास्यास्पद समाज को लगती है। वो कहता है कि यह जो है दृष्टिकोण वो अनावश्यक है। इन नैतिक रोगों के लिए नैतिक उपचारों की आवश्यकता है, लेकिन यह भौतिक उपचारों की जैसा नहीं है। प्लेटो का साम्यवाद यह ठीक नहीं है। लिंग भेद की अपूर्ण व्यवस्था के बारे में भी वह जानने का प्रयास किए बिना ही इसे समाज में लगाने का प्रयास करता है। स्त्री और पुरुषों के स्वभाव में भिन्नता पाई जाती है। स्त्रियां दृष्टि से कोमल, संवेदनशील और दयालु होती हैं, जबकि पुरुष उद्यमी, उत्साही और बुद्धिमान या इस प्रकार की व्यवस्था वाले होते हैं। स्त्रियों का स्वभाव होता है बच्चों का लालन पालन करना, गृह संचालन करना और अपने कार्यों में सकुशल निपुणता प्राप्त करना। न्याय सिद्धांत के भी यह सिद्धांत विपरीत है, क्योंकि केवल मात्र संतान की प्राप्ति के लिए ही केवल स्त्रियों का इस प्रकार से कार्य किया जाना श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता।
नैतिक गुणों का भी इसमें ह्रास होता है। कोई ये जान नहीं पाता है कि कौन किसका पिता और पुत्र है, कौन संतान किसकी है। न इनमें परिवार में न रहने से इनमें प्रेम, सहयोग, दयालुता, सहिष्णुता, संवेदनशीलता, इस प्रकार की भावनाएं ही भी लुप्त हो जाती हैं, वे नहीं पाई जाती हैं। तथा मनोवैज्ञानिक तत्वों में भी की दृष्टि से भी इस सिद्धांत को श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता है। यह सिद्धांत अत्यधिक एकीकरण राज्य और व्यक्ति दोनों के लिए हानिकारक है, नीरस और प्रेरणा रहित है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्लेटो का जो साम्यवाद है, स्त्रियों का साम्यवाद, वह श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता है और परिवार और उसकी दृष्टि से भी सही नहीं कहा जा सकता है। विवाह एक नैतिक और पवित्र बंधन है, जिसे केवल मात्र समाज में श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति के लिए मात्र निमित्त नहीं माना जा सकता है। पत्नियों के साम्यवाद के इसको पशुओं के साम्यवाद के समान माना गया है, जो कि श्रेष्ठ नहीं है। अरस्तु भी दोनों ही साम्यवादों की आलोचना करते हैं। उनके शिष्य होते हुए भी वे कहते हैं कि उसके राज्य परिवार के बच्चों को न माता पिता और न किसी का स्नेह मिलेगा और न ये जान पाएंगे कि कौन किसका पुत्र है, पिता है। इस प्रकार से प्लेटो के साम्यवाद को श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता है। आगे चलकर प्लेटो भी इस चीज को मानते हैं। प्लेटो के साम्यवादी विचारों को एक गंभीर आलोचना यह भी की जाती है कि प्लेटो के अपने दार्शनिक शासकों तथा सैनिकों के विवेक तथा उत्साह में अधिक विश्वास नहीं था। अपने जीवन काल में प्लेटो को साम्यवाद के सभी पहलुओं के अव्यवहारिक होने का आभास हो गया था और उन्होंने लाज में अब उसने परिवार, संपत्ति तथा विवाह संबंधी संस्था पर रिपब्लिक से बिल्कुल अलग भिन्न प्रकार के विचार प्रकट किए हैं।